बैक टू द यूपीएससी क्लब। आज हम हमारे एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, जहाँ पे हम हमारे वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला लेक्चर पार्ट 1 होगा, इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही आएगा। तो वैदिक एज को अगर हम मान के चलें तो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक रफली इसका टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है। और अगर हम वैसे मान के चलें कि किस तरह के टूल यहाँ पे यूज़ होते थे, तो उस हिसाब से हम इसको आयरन एज कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने के लिए वैदिक एज को 2 तरह से बांट लेते हैं। पहला अर्ली वैदिक एज, ठीक है, और फिर हम बांट लेते हैं इसे लेटर वैदिक एज में। अब दोनों का जो टाइम पीरियड है उसकी क्लासिफिकेशन भी हम थोड़ी थोड़ी अलग करते हैं। कैसे? अर्ली वैदिक एज को हम मानते हैं 1500 से लेके 1000 बीसी तक में, और लेटर वैदिक एज को हम मान के चलते हैं 1000 से आपका 600 बीसी के टाइम पीरियड में। और अब हम इनके अलग अलग फीचर्स पढ़ेंगे कि कैसे वैदिक टाइम में, अर्ली वैदिक टाइम में क्या था और लेटर वैदिक टाइम में क्या था। ठीक है, और अगर हम वैसे अगर मोटा मोटा मान के चलें तो अर्ली वैदिक टाइम को हम पेस्टोरल कम्युनिटी से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना अभी भी पेस्टोरलिज्म काफ़ी फॉलो हो रहा था। पेस्टोरल कम्युनिटी मतलब ये लोग मूव करते थे हेयर एंड देयर, ठीक है, और अपने एनिमल्स को भी अपने साथ रखते थे। क्यों रखते थे साथ? अपने ग्रेजिंग पर्पस के लिए। ठीक है, और एक पार्ट ऑफ लैंड पे सेटल होते थे, काम वाम करते थे, जैसे खेती करना, ठीक है, एनिमल्स को साथ में रखना। और फिर जब यहाँ से इनके रिसोर्सेज ख़त्म होते थे तो ये दूसरी पार्ट ऑफ लैंड पे मूव करते थे। रहते यहाँ भी एक सेटल लाइफ की फॉर्म में ही थे, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर यहाँ पे अपना घर बना लेते थे। और फिर उसके बाद क्या करते थे, ऐसे ही जब रिन्यू हो गया टाइम तो वापस से यहाँ पे आ गए। तो सेटल लाइफ फॉर्म था, बट इन अ फॉर्म ऑफ पेस्टोरल कम्युनिटी। ठीक, अब हम थोड़ा सा तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी वेदास के बारे में देखेंगे कि हमारे वेद क्या कहते हैं। तो वेदास को हम ओल्डेस्ट टेक्स्ट मान के चलते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि इनको कंपाइल किया गया था, ठीक है, कंपाइल ड्यूरिंग ज़ेंद अवस्था टाइम। ज़ेंद अवस्था क्या है अभी? तो ज़ेंद अवस्था बेसिकली एक ईरानियन टाइम है, जब यहाँ पे ना इस टाइम की सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी, तो यहाँ पे भी टेक्स्ट वगैरह लिखे जा रहे थे। तो उसी टाइम पे ज़ेंद अवस्था के टाइम पे हमारे यहाँ के टेक्स्ट भी लिखे जा रहे थे, मतलब कंपाइल किए जा रहे थे। ठीक है, अब अगर हम देखें तो वेदास कैसे हैं, ये आपके ओरली पास किए गए थे। ठीक है, ओरली मतलब किसी ने मुंह से अपने बोला और किसी ने इसको फिर कंपाइल किया। तो इसीलिए ओरली पास होने के कारण भी हम इसे क्या कहते हैं, ये श्रुति लिटरेचर में आता है। जब भी कोई भी लिटरेचर आपका ओरली पास किया जाता है तो उसको हम कहते हैं श्रुति लिटरेचर। और ये हमारा नॉलेज का भी एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। और हमारा यहाँ पे, ठीक है ना, अब वेदों की तो कितनी मान्यता है, सब चीज़ें यूजुअली हम रिचुअल्स एंड ऑल वगैरह सब कुछ वेद से कंसिडर करके चलते हैं। लेकिन वेद जो है ना, हमारे 4 वेद्स, इनको भी फर्दर समझाने के लिए कुछ इसके, ठीक है, सब डिविजन्स किए गए हैं। क्या किए गए हैं? सब डिविजन्स किए गए हैं। कैसे सब डिविजन्स करे गए हैं? तो सबसे पहले इनको आपका संहिता के फॉर्म में
बताया गया है थोड़ा और फर्दर समझाने के लिए, और इसके आधार पे कुछ ब्राह्मणास भी आपके बनाए गए हैं और आर्यंकास इनको भी बनाया गया है। क्या क्या डिफरेंस है वह भी हम देख लेते हैं। और हमारे उपनिषद्स, इनको भी आपका टेक्सचुअल फॉर्म में लिख के रखा गया है ताकि इनको फर्दर स्टडी किया जा सके, वेदों को और अच्छे से समझा जा सके। तो जो ये संहिता है ना, इसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ हिम्स। हिम्स माने क्या होते हैं आपके, ये जो मंत्र उच्चारण होते हैं ना, इसी को हम हिम्स भी बोलते हैं, ठीक है। और हिम्स को हम शुक्ता भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे आपको शुक्ता के नाम से एग्ज़ाम में ये देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसको ना पैराज की फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको वर्सेस, मतलब छोटे छोटे 3-4 लाइन के टेक्स्ट होते हैं ऐसे, वो आपको फॉर्मूला वर्सेस के फॉर्म में भी देखने के लिए संहिता मिल जाती है, जिससे हमें वेदों की और थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ब्राह्मणास क्या है। तो ब्राह्मणास में बेसिकली क्या बताया गया है, जो भी सेक्रीफाइस आप परफॉर्म करेंगे और उसमें आपको जो भी रिचुअल करना है, ठीक है, वो ब्राह्मणास में क्लासिफाई करके बताया गया है। अब जो ये वैदिक संहिता है ना आपकी, ये आपकी फॉलो किए जाते हैं, फॉलोड बाय सीरीज ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। वैदिक संहिता जो है ये आपकी फॉलोड बाय सीरीज ऑफ टेक्स्ट, और इसी टेक्स्ट को हम क्या कह देते हैं, ब्राह्मणास, ठीक। तो कनेक्टिविटी है यहाँ पे। संहिता को जब आप फर्दर, ठीक है, एक सीरीज ऑफ टेक्स्ट में क्लासिफाई करते हैं तो वही हो जाते हैं आपके क्या, ब्राह्मणास, ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग आप मान के चलें भाई। जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यस ऐसे ही पढ़नी पड़ती है कि आपको कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करवानी पड़ती है, ठीक। अब चलते हैं आर्यंकास की तरफ। तो आर्यंकास क्या होते थे, बेसिकली क्या होता था ना, जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस होते थे, उसमें से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को स्पेशली हर्मिट्स पढ़ते थे। अब ये हर्मिट्स कौन होते थे, तो ये मॉन्क्स टाइप के होते थे जो कि फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, ये इसको रिसाइट किया करते थे। स्पेशली इन्हीं को ये काम दिया गया था कि आप इनको रिसाइट किया करेंगे। तो इसीलिए ये आर्यंकास आपके थोड़े से अलग बताए गए हैं, ठीक। नाउ अब आते हैं उपनिषद्स की तरफ। तो जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ठीक, वेदास की, उसको अगर आपको देखना है तो आप उपनिषद्स के थ्रू देख सकते हैं, ठीक। ये आपको भक्ति मार्ग के बारे में भी काफ़ी कुछ बताता है, मतलब ईश्वर की या फिर आपको वेदों की कैसे फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग लेनी है वो ये बताता है। और इसी को हम वेदांत भी बोल देते हैं। वेदांत की फ़िलॉसफी आपने सुनी होगी जब हम फ़िलॉसफी पढ़ेंगे कि हाँ भाई कौन कौन सी फ़िलॉसफी हमारे इंडिया में भक्ति मूवमेंट के टाइम डेवलप हुई या उससे पहले डेवलप हुई, तो हम तब देखेंगे वेदांत को इन डिटेल। वैसे देखा जाए तो उपनिषद भी वेदांत, ठीक है, कहलाते हैं। अब इसमें भी आपके 108 आपके उपनिषद्स हैं, ठीक है। और इसमें से भी मेन जो उपनिषद हैं आपके, वो आपके हैं केवल 10, ठीक। तो अब हम देखते हैं, जैसे हमने ये क्लासिफिकेशन देख लिया वेद्स का कि कैसे आपके क्लासिफिकेशन हो रहे थे। अब हम देखेंगे फर्दर। तो अब हम देखते हैं कि हमारे 4 जो वेद हैं वो क्या क्या कहते हैं, ठीक है। जिसमें से हमारा पहला है ऋग वेद, ठीक। तो ऋग्वेद जो है हमारा फर्स्ट है, जिस मतलब
फर्स्ट टू बी कंपाइल्ड, इसको ही सबसे पहले कंपाइल किया गया था, ठीक है। और ये स्टार्ट कैसे होता है, एक मंत्र के उच्चारण से शुरू होता है जिसे हम कहते हैं अग्नि मील पुरुषोत्तम, ठीक है। एक मंत्र दिया हुआ है कुछ लाइंस का, उसी से हमारी ऋग्वेद की शुरुआत होती है। फर्दर अगर हम इस पर देखें तो ऋग्वेद के अंदर आपके 10 मंडल्स आते हैं। मंडल्स माने बुक्स, 10 बुक्स आती हैं, जिसमें से कहा जाता है कि जो आपका 2nd to 7th मंडल है ये आपके अर्लीस्ट पहले ही फॉर्म हो गए थे, ठीक। लेकिन जो आपके 1st और जो आपका 10th मंडल है वो आपका लेटेस्ट एडिशन है, मतलब बाद में किसी ने इसको ऐड किया था। और उसमें से भी देखा जाए तो ऋग्वेद हमारे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कलेक्शन है किसके, आपके संस्कृत, लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ संस्कृत हिम्स, जिसमें से कि हमारे टोटल 1028 हिम्स हमारे ऋग्वेद में बताए गए हैं। और उसमें से भी जो वर्सेस बताए गए हैं वो हैं आपके 10,600 वर्सेस। अब जो हिम्स हैं, ठीक है, जो ये हिम्स हुआ करते थे इनको रिसाइट किया जाता था एक पर्टिकुलर, आपके मॉन्क बोल लीजिए या फिर पर्टिकुलर आपके एक पर्सन अपॉइंट किए जाते थे जिनको हम कहते थे होत्री, ठीक। इनके द्वारा इसको रिसाइट किया जाता था। इसमें आपके कुछ जो हमारे डीटीज़ हैं, ठीक है, उनकी भी चर्चा देखने को मिलती है, जैसे इंद्र, अग्नि, विष्णु और वरुण। और यहाँ पे हमारा इसी वाले वेद के अंदर हमको गायत्री मंत्र का भी वर्णन देखने को मिलता है। तो कहा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है वो हमारे सेज थे विश्वामित्र, उन्होंने इसको तैयार किया था। और आपके 3rd मंडल जो है ना हमारा ऋग्वेद का, उसके अंदर ये है। और इसको एक्चुअली में ऋषि जो है हमारे विश्वामित्र, उन्होंने हमारी जो गॉडेस हैं सावित्री, उनके लिए इसको तैयार किया था, ठीक है। उनको प्रे करने के लिए हम आज भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। अब आते हैं तो 2 से लेके हमने बताया ना आपको कि जो मंडल थे 2 से लेके 8 मान लीजिए, ठीक, इसको आपको पहले तैयार कर दिया गया था और बाकी के आपके बाद में तैयार हुए थे। लेटर फिर आपके 1st, 9th और 10th मंडल का एडिशन हुआ था। अब ये ही वो 10th मंडल है जो आपका पुरुष सूक्त के बारे में मेंशन करता है। ये आपका PYQ भी आ चुका है कि कौन सा मंडल आपका पुरुष सूक्ता, उत्तराखंड PCS में इसका PYQ आ चुका है। अब बात करते हैं पुरुष सूक्ता की थोड़ी सी डिटेल में। तो हम देखते हैं कि पुरुष सूक्ता एक्चुअली में है क्या। तो ये वही चीज़ है जिसमें बताया गया है कि 4 वर्ण, बेसिकली हम 4 वर्ण सिस्टम फॉलो करते हैं ना हिंदू धर्म में, तो एक्चुअली में वो कहाँ से आए। तो जो वो वर्णन है ना कि ब्रह्मा के माउथ से, है ना, ब्राह्मण्स आए और आपके आर्म्स से क्षत्रिय आए, ये वही चीज़ है, ठीक। और जो आपके थाइज हैं वहाँ से आपके वैश्याज आए, और जो आपका फीट है उससे शूद्र आए। तो ये जो पुरुष सूक्ता है वही हमें इस क्लासिफिकेशन के बारे में बताता है। नाउ जो आपका 9th मंडल है, कौन सा मंडल,
नाइन्थ मंडल जो है वो आपका बताता है लॉर्ड सोम के बारे में। ठीक है, लॉर्ड सोम कौन थे? आपके हमारे ये लॉर्ड ऑफ प्लांट्स, उस टाइम पे प्लांट के भगवान माने जाते थे ये। और उसी को देखते हुए एक सोम रस नाम का एक ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता था उस टाइम पे। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी ड्रिंक, और कहीं कहीं पे इसको रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। और कहीं कहीं पे ये भी मेंशन मिलता है कि स्पेशल ओकेजन पे, ठीक है, इसका आपको देखने के लिए मिलता है यूज़। अब हम आते हैं हमारे अगले वेद की तरफ, जो कि है हमारा कौन सा वेद? सामवेद। ठीक है, तो जो हमारा सामवेद है, बेसिकली हम इसे ओल्डेस्ट बुक ऑफ म्यूज़िक मान के चलते हैं। बेसिकली म्यूज़िक के बारे में यही बताया गया है। और ये आपका इसमें कंसिस्ट ऑफ चैंटिंग ऑफ म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक को चैंट कैसे करना है, ठीक है, ठीक है, किस सुर में गाना है, उसके बारे में भी यहाँ पे ही बताया गया है। साथ ही में ये आपके 2 उपनिषद जो हैं हमारे, वो भी इस वाले वेद को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। कौन से हैं वो आपके? तो चांदयोग्य और केन उपनिषद, ये 2 उपनिषद आपके सामवेद के बारे में काफ़ी अच्छे से हमको एक्सप्लेन करके बताते हैं। फिर अब हम आते हैं अपने थर्ड उपनिषद की तरफ, तो थर्ड वेद की तरफ, जो कि है हमारा कौन सा? यजुर्वेद। ठीक, यजुर्वेद क्या है? तो बेसिकली जो भी आपके रिचुअल्स, सेक्रीफाइस परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है, उसमें आपके कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है, उसी का कलेक्शन जो है वो आपका यजुर्वेद के अंदर दिया हुआ है। ये आपका 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। कौन कौन से में? शुक्ल और कृष्ण। ठीक है, तो जो शुक्ल पक्ष है बेसिकली उसके अंदर आपका क्या है? आपका सतापंथास और ब्राह्मणास के बारे में जानकारी दी गई है, और ये आपका लॉन्गेस्ट है, ठीक है, अपने आप में ही इसके अंदर। और शुक्ल का बेसिकली मतलब होता है वाइट। आपने अक्सर चंद्रमा के कॉन्टेक्स्ट में ये बात सुनी होगी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, वो यहीं से निकल के आया है वो कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। और कृष्णा का मतलब ब्लैक। कुछ इम्पॉर्टेंट उपनिषद हैं जो आपके, ठीक है, ये आपके बताते हैं हमारे यजुर्वेद के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, जिसमें पहला आपका है बृहदरण्यकास, ठीक, और ये आपका ओल्डेस्ट उपनिषद भी माना जाता है। और दूसरा है आपका कथा, ठीक, ये आपकी बेसिकली जो नचिकेता की स्टोरी है और यमा की स्टोरी है उसके बारे में भी बताता है, ठीक है। यमा कौन थे उस टाइम पे? गॉड ऑफ डेथ को माना जाता था, जिनको हम आज भी मानते हैं। अब हमारे 4th वेद की तरफ आते हैं हम, और लास्ट वेद है ये हमारा, ठीक है, कौन सा है ये आपका? अथर्व वेद, ठीक है। तो जो हमारे, ठीक है, डिजीज़
मैजिकल फार्मूला वगैरह की जो जानकारी हमको मिलती है, ठीक है, वो अथर्ववेद से ही मिलती है। और ऐसा लिखा हुआ है कि इसके अंदर कि कैसे हम इन सब चीज़ों से वॉर्ड ऑफ, यानी कि अपना जो भी है आपका पीछा छुड़वा सकते हैं, ठीक है, डिजीज़ से, ठीक है, गेट रिड ऑफ। तो यहाँ पे ही आपको ब्लैक मैजिक का भी, ठीक है, थोड़ी सी चर्चा देखने को मिल जाती है। और अथर्ववेद जो हैं आपके 20 खंड में डिवाइड हुए हुए हैं। और 2 इम्पॉर्टेंट आपके उपनिषद हैं जो इसके बारे में हमें और थोड़ी ज़्यादा जानकारी देते हैं, ठीक। कौन से हैं वो 2 उपनिषद? पहला है आपका मंडूका उपनिषद, ठीक, और दूसरा है आपका महा उपनिषद, ठीक है। मैं अभी आपको इसकी खास बात बताती हूँ कि कैसे हमारे ये मुंडक उपनिषद और महा उपनिषद क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा सत्यमेव जयते है, ठीक है, वो यहीं से लिया गया है, ठीक है। और जो आपका वासुदेव कुटुंबकम, ये हमारी फिलॉसफी है ना इंडिया की कि वासुदेव कुटुंबकम, ये यहीं से लिया गया है। और इसका मतलब होता है होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, ठीक। और क्या कहाँ से लिया गया है? इस वेद के आपके चैप्टर नंबर 6 से, बेसिकली महा उपनिषद से चैप्टर नंबर 6 से ये लिया गया है, ठीक है। और ये साथ ही साथ ऋग्वेद में भी आपका प्रेजेंट है, सेम फिलॉसफी, ठीक। तो अगर अब हम बात करें तो जो आपका अर्ली वैदिक एज, ऋग्वेदिक एज है ना, उसके अंदर आपका कुछ और भी थोड़ा सा हमारे हिमालयाज़ और हिंदू कुछ रीजन्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा देखने को मिलती है। तो हम एक बार वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अर्ली वैदिक एज में हमारी कुछ चर्चा देखने को मिलती है किसके रिगार्डिंग? हमारे हिमालयाज़ के बारे में, और दूसरा आपके हिंदू कुश के बारे में। क्या चर्चा देखने को मिलती है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कहते क्या थे। तो हिमवंता कहते थे हिमालयाज़ को, और मुंजावत कहते थे आपके किसको? हिंदू कुश को। तो इसमें बेसिकली हमारा ये बताया गया था कि जो भी हमारी सप्त सिंधु रिवर्स थी उनके क्या क्या नाम थे। और एक्चुअली में देखा जाए तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में अक्सर बात की जाती है। तो ये बताया जाता है कि बैटल ऑफ 10 किंग्स जो थी वो कहाँ हुई, और बैटल ऑफ 10 किंग्स का एक्चुअली में सिग्निफिकेंस और रिज़ल्ट क्या रहा हमारी इंडियन सिविलाइजेशन पे। तो इसी में आपका सप्त सिंधु, ठीक है। सप्त सिंधु क्या है? हमारी जो सिंधु नदी, यानी कि आज के टाइम पे हम इंदस को मान के चले, वो इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या रहेंगी। तो सप्त सिंधु में आपके इनके ओल्ड नाम हमको देखने को मिलते हैं। किसके ओल्ड नाम? इंदस, झेलम, चेनाब। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले उनके ओल्ड नाम का, तो इसे अच्छे से याद कर लेना आप। रावी, ठीक है, ब्यास, और आपका सतलज, ठीक। और एक मिथिकल रिवर है, रिवर सरस्वती, उसकी भी आपको यहाँ पे चर्चा देखने को मिल जाएगी। क्या है ये आपकी? ये है मिथिकल रिवर। मतलब आज ये हमको देखने के लिए नहीं मिलती है एग्जिस्टेंस में, पर उस टाइम पे ये थी, और ये पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मानी जाती थी, ठीक है। तो हम चलो इसका देख लेते हैं कि क्या क्या इनके ओल्ड नाम थे। तो इंदस को कहते थे ये सिंधु,
ठीक है। झेलम को कहते थे विताशा और चेनाब को कहते थे अस्किनी और रावी को कहते थे पुरुषनी और ब्यास को कहते थे विपाशा। ठीक है। और आपके सतलुज को कहते थे शतंद्री। तो ये इनके ओल्ड नाम है। PYQs में आपके ये आ चुके हैं, तो डू इट वेरी प्रॉपरली। नाउ कमिंग टू द बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब आर्यंस इन्वेड करे तो एक 10 किंग्स की बैटल हुई। ये 10 किंग्स की जो बैटल हुई वो किस किस के बीच में हुई? तो एक भरत ट्राइब्स थी, ठीक है, उनके बीच, और एक जो 10 किंग्स ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे, उन्होंने एक अलायंस, एक ग्रुप फॉर्म किया और बोलते हैं पुरुषनी रिवर के किनारे। ठीक है, ये बैटल हुई। और भरत, ये वही ट्राइब है जिसके नाम पे बाद में भारत नाम रखा गया। ठीक है। तो ये बैटल हुई जिसमें कि भरत ट्राइब जो थी आपकी, ये विनर बनी। तो बोलते हैं तभी से यहाँ पे फिर वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि वही लोग थे जो जीते और उन्होंने ही अपना साम्राज्य फिर यहाँ पे स्थापित किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो भी स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ की मैं आपसे अर्लियर डिस्कशन कर रही थी ना, उनको हम इन शॉर्ट देखेंगे। बाकी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, तो आप उसको पूरा प्रॉपर्ली देख सकते हैं। मैं जल्दी उसका लेक्चर लेके आऊँगी, तो इन डिटेल हम वहाँ पे देखेंगे। तो स्कूल ऑफ फिलॉसफी में सबसे पहला जो है हमारा, हम सामख्या फिलॉसफी को देखते हैं। सेकंड हमारा है न्याय। थर्ड हमारा है वैशेषिका। ठीक है। और फोर्थ आपका है योगा। और फिफ्थ है आपका उत्तर मीमांसा। ठीक। और सिक्स्थ है आपका पूर्व मीमांसा। ठीक। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इनका डिटेल भी बता देती हूँ कि इसे किसने एक्चुअली में प्रपाउंड किया था सबसे पहले। तो कपिला ने सबसे पहले आपका सामख्या फिलॉसफी को प्रपाउंड किया था। न्याय फिलॉसफी को प्रपाउंड किया था आपके गौतमा। ठीक है। और ये आप बेसिकली आपकी साइंटिफिक अप्रोच पे बात करते थे। किस पे बात करते थे? आपके साइंटिफिक अप्रोच पे। ठीक। फिर आपके बात करें अगर हम कि आपका वैशेषिका फिलॉसफी किसने प्रपाउंड किया था, तो आपके कन्नडा ने इसको प्रपाउंड किया था। और ये मेटाफिज़िक्स के आपके प्रिंसिपल जो होते हैं उन पे बात करते हैं। ठीक है। और योग फिलॉसफी की बात करें तो पतंजलि ने आपका इसको प्रपाउंड किया था। और उत्तर मीमांसा, जिसे हम वेदांत भी बोलते हैं, इसको आपका प्रपाउंड किया था बद्रयान ने। किसने? बद्रयान ने। ये क्वेश्चन भी आ चुका है PYQ में, सो लर्न इट प्रॉपरली। और ये आपका बेसिकली फिलॉसफिकल टीचिंग जो होती है ना, आपकी फिलॉसफिकल टीचिंग्स जो होती हैं आपकी, किसकी? आपकी उपनिषद्स की, उनके बारे में ये हमें समझाते हैं। अब आते हैं पूर्व मीमांसा पे। तो जैमिनी ने इनको प्रपाउंड किया था। नाउ कमिंग कि आपके जो वेदांग होते हैं, क्या होते हैं हमारे? वेदांग्स। ठीक है। उनका क्या मतलब है? अच्छा, वेदांग क्या है आपके? ये आपके टूल्स हैं, टूल्स टू अंडरस्टैंड वेदास, है ना भाई। वेदास को हमको समझना है तो कुछ हमको टूल्स भी तो चाहिए जिससे हम समझ सके। तो उसी टूल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसमें से 6 टूल्स की चर्चा की गई है आपकी
ठीक, कितने टूल्स की चर्चा की गई है? 6 टूल्स की चर्चा की गई है, जिसमें से पहला है आपका शिक्षा, ठीक, फिर दूसरा है कल्पा, और आपका तीसरा है आपका व्याकरण, और चौथा है आपका निरुक्त, पांचवा है आपका ज्योति, और छठा है आपका चंद। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ जरा इनका कि क्या मतलब है इन सभी का। तो शिक्षा का मतलब है आपका स्टडी ऑफ फिनोटिक्स, ठीक है, जो भी आपकी साउंड यूज़ करी गई है वेदास में, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे ये थोड़ा सा डिटेल देते हैं। जिसमें से कल्पा में है आपकी स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस, ठीक, जो प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है। व्याकरण में आपका है स्टडी ऑफ ग्रामर, और आपका निरुक्ता में है स्टडी ऑफ एटिमोलॉजी, और यहाँ पे है ज्योति में आपका स्टडी ऑफ लाइट, और चंदा में है स्टडी ऑफ पोएटिक मैटर्स, ठीक। तो ये आपके वेदांग के बारे में चर्चा की गई है। तो अब हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, मतलब पार्ट 2 आने वाला है जो आगे इस वाले लेक्चर का, तो उसमें हम यहाँ की वैदिक टाइम की पॉलिटी, जो भी सोसाइटी है वो कैसे वर्क करती थी, किसका क्या स्टेटस था, साथ में यहाँ की पॉटरी, थोड़ा सा रिलीजन को भी देखेंगे कि कैसे रिलीजन एक्चुअली में यहाँ वर्क कर रहा था, वो देखेंगे, ठीक है। एग्री कल्चर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे ये भी देखेंगे कि मैरिज सिस्टम का जो है ना, जो आज भी फॉलो करते हैं हम, उसको कैसे यहाँ मैरिज सिस्टम को इन लोगों ने डिफाइन किया था, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और आप लोग इस लेक्चर को ज़रूर अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, सो दैट पार्ट 2 भी इसका आपको ठीक से समझ में आए। और रेस्ट ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स भी मेरे चैनल पे डले हुए हैं, डू चेक आउट देम, बिकॉज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है टू क्लियर एनी एग्ज़ाम। तो इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर का सीरीज़ भी फॉलो करते रहिए, दोनों आप पैरेलली लेके चलेंगे तो एक बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। सो टिल दैट कीप लर्निंग।